राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं सिलेक्शन सीरीज के अंदर विक्रम सर प्यारे बच्चों आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके की अगली क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। और व्यस्त होना भी जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जल्द सीटी का एग्जाम जो है आपका हुआ था, उसका रिजल्ट आने वाला है और आगामी परीक्षा भी आपकी बहुत जल्द होने वाली है। आगे नौकरियों का भंडार है आपके लिए प्यारे बच्चों, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्यारे बच्चों हमने सिलेक्शन सीरीज आपके लिए, आपके इस परिवार के ऊपर बिल्कुल निःशुल्क शुरू की थी। और प्यारे बच्चों हरियाणा जीके के अंदर हमने आज की क्लास के अंदर जो है वो टॉपिक पढ़ना है हरियाणा की प्रसिद्ध झील। आज हम ये जानेंगे कि हरियाणा में कितनी प्रसिद्ध झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी आती है, सबसे छोटी झील कौन सी आती है, प्राकृतिक कौन सी आती है, कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेक कौन सी आती है, कैसे एग्जामिनर जो है आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, तो थ्योरी प्लस पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक साथ अटैच करके पढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए आज के सेशन का आगाज करते हुए प्यारे बच्चों, जो हरियाणा में आती है झीलें इनको हम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखना आप है। जो झील आती है, जो लेक्स आती है, इनके बारे में पहला क्वेश्चन है कि लेक्स की स्टडी को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ लेक्स या झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला नंबर पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को, तो झीलों के अध्ययन को मेरे लाडले बच्चों कहा जाता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को प्यारे बच्चों बोला जाता है लिम्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप इसके अंदर लिखना, झीलों का देश। झीलों का देश, झीलों का देश किसे कहा जाता है, यानी एक ऐसा देश जहां पर 1000 से भी ज्यादा झील है उसको कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। 1000 झीलों की भूमि। या तीसरा लिख सकते हो लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी 1000 झीलों की भूमि मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, तो नोट करना, ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। कौन सा आंसर रहेगा, फिनलैंड। अब आपसे मैं पूछूं कि झील क्या होती है। सिंपल भाषा में समझना मेरे प्यारे बच्चों, झील का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। यानी कि जल का ऐसा स्थिर भाग जो सागर या महासागर से छोटा होता है और तालाब या बावड़ी से बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। ठीक है, झील भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कुछ झीलें मानव द्वारा बनाई जाती है, उनको आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं, उनको कृत्रिम झील बोलते हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील। कुछ झील का निर्माण सागर या महासागर के जल से होगा। और प्यारे बच्चों, जिस झील का निर्माण सागर या महासागर के जल से होता है उसको लेगून झील बोलते हैं। ठीक है, लेगून झील। बहुत सारी प्रकार की झील है, जैसे मैं 2-3 आपके सामने अगर पुट कर दूं। कुछ झील मेरे प्यारे बच्चों जो है सागर या महासागर के जल से जिस झील का निर्माण होता है उसको लेगून झील बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। तो चिल्का झील है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी कौन सी झील का उदाहरण हो जाएगी, लेगून का। चिल्का झील मेरे लाडले बच्चों कौन सी झील का उदाहरण हो जाएगी, लेगून झील का उदाहरण हो जाएगी। कुछ झील मेरे प्यारे बच्चों मानव द्वारा बनाई जाती है, उनको बोलते हैं कृत्रिम झील।
आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील, जैसे सुकना झील की मैं बात करूं, चंडीगढ़ के अंदर आती है। किस प्रकार की झील का उदाहरण है? कृत्रिम झील। कुछ झील क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ झील का निर्माण जो है नदियों द्वारा होता है। जब नदी सर्प की कार चलती है तो सर्प को त्याग देती है। कई बार सर्प के मार्ग को त्याग कर नदी जब सीधा रास्ता पकड़ लेती है तो जो पानी का जो अवशेष बच गया उससे जिस झील का निर्माण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं, नदी द्वारा निर्मित झील जो आती है गोखुर झील बोलते हैं उसको। कौन सी झील हो जाएगी? गोखुर झील। तो नदियों द्वारा जिस झील का निर्माण होता है उसको मेरे प्यारे बच्चों गोखुर झील बोलते हैं। जैसे बिहार के अंदर भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील आती है जिसका नाम है कांवर झील। ठीक है, तो कांवर झील है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी किस प्रकार की झील का उदाहरण आता है? गोखुर झील का उदाहरण। तो गुरुजी कहाँ पे रहेगी ये आपकी प्यारे बच्चों रहेगी बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार के अंदर। कुछ झील का निर्माण कैसे होगा? देखो, जब हमारी पृथ्वी के ऊपर उल्का पिंड टकराएगा तो वहां पर गहरा खड्डा बनेगा। तो प्यारे बच्चों, उल्का पिंड टकराने से जब गहरे खड्डे का निर्माण होता है उसको बोला जाता है क्रेटर। और इसी क्रेटर में जिस पानी जमा हो जाए उसको बोलते हैं क्रेटर झील। और जैसे मैं आपके सामने नोट कर दूं कि लोनार झील जो है किस प्रकार की झील का उदाहरण है? आप कहोगे गुरुजी महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी से बनी है, तो कौन सी झील का उदाहरण हो जाएगी? क्रेटर झील का उदाहरण हो जाएगी। कुछ झील मेरे प्यारे बच्चों प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, अलग अलग तरीके आते हैं। तो आज के सेशन के अंदर प्यारे बच्चों ये समझेंगे कि हरियाणा के अंदर जो है कितनी झील है और प्रमुख कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, आज के सेशन का हम आगाज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा में कुल 5 जिले हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में कुल झील कितनी आती है? तो हरियाणा में आती है 5 जिले। ठीक है, ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो 5 जिले राइट माना गया था। हरियाणा में झील ध्यान रखना मेरे लाडले बच्चों 5 रहेगी। अब जो हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध झीलें हैं इनके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? एक बार हरियाणा का मैप बनाएंगे मेरे लाडले बच्चों। अब हरियाणा का जो मैप हमने बनाया है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर सबसे पहला आपको क्या लिखना है? सबसे पहला फैक्ट जो लिखना है वो हरियाणा के अंदर आप सबसे पहले चंडीगढ़ में जो झील है उसको लिखना। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर गुरुजी चंडीगढ़ में कौन सी झील है? तो लिखना मेरे दोस्त है सुकना झील, सुकना झील। और सुकना झील जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे हो जाएगी गुरुजी? तो सुकना झील हो जाएगी मेरे लाडले बच्चों चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ हो जाएगी? चंडीगढ़ पे हो जाएगी। इसी में दूसरा तथ्य आपको मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है, सुकना झील का निर्माण, सुकना झील का निर्माण। तो सुकना झील का निर्माण करवाया था ली कार्बूजिए ने। किसने करवाया था? फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था ली कार्बूजिए। कौन से देश का था ये? फ्रांस का। और ली कार्बूजिए ने मेरे प्यारे बच्चों 1958 में इस झील का निर्माण करवाया था। 1958 में इस झील का निर्माण करवाया था। अगला तथ्य मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है इसी के अंदर, जो सुकना झील है इसको राष्ट्रीय
आर्द्र भूमि का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय आर्द्र भूमि का दर्जा, सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि का दर्जा मेरे दोस्त जब ये बने 1958 के अंदर, इसके 30 साल बाद है 1988 के अंदर, किस वर्ष? 1988 के अंदर, ठीक है। 1988 में इसको राष्ट्रीय आर्द्र भूमि का दर्जा मिला था। निर्माण डी कार्बूजी ने 1958 के अंदर करवाया था। सुखना झील कहाँ हो जाएगी? चंडीगढ़ में हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सुखना झील जो है ये आपकी कृत्रिम झील आती है, ठीक है। यह झील जो है कृत्रिम झील का उदाहरण है। क्या हो जाएगी? आपकी आर्टिफिशियल लेक हो जाएगी। उसके बाद मेरे दोस्त सेकंड आपको जो नोट करना है वो नोट करना पंचकुला के अंदर, ठीक है। पंचकुला, और पंचकुला में मेरे प्यारे बच्चों जो हमारी झील आती है उसका नाम आता है टिक्करताल झील। टिक्करताल झील, टिक्करताल झील लिखना मेरे प्यारे बच्चों। पंचकुला के अंदर है, मोरनी की पहाड़ियों, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों में, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों में टिक्करताल झील आती है। चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील आती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला आपको नोट करना है, इसी के अंदर अगला फैक्ट नोट कीजिए, अंबाला। अंबाला, गुरुजी अंबाला के अंदर कौन सी झील आती है? लिखना मेरे लाडले बच्चों, जो अंबाला के अंदर झील आती है उसका नाम आता है सरदार पटेल, सरदार पटेल पार्क झील, सरदार पटेल पार्क झील। और सरदार पटेल पार्क झील जो है मेरे दोस्त ये कहाँ रहेगी? तो ये रहेगी अंबाला कैंट के अंदर। कहाँ हो जाएगी? अंबाला कैंट के अंदर। अंबाला कैंट के अंदर सरदार पटेल पार्क झील आई है मेरे प्यारे बच्चों। पंचकुला के अंदर टिक्करताल आ जाएगी, चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला नोट करना मेरे दोस्त, नेक्स्ट हमारा रहेगा करनाल। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा मेरे लाडले बच्चों करनाल। करनाल, और करनाल में मेरे दोस्त आपको नोट करना है, जो करनाल के अंदर झील आती है उसका नाम आता है कर्ण झील। कर्ण झील, और कर्ण झील जो है मेरे प्यारे बच्चों ये करनाल के अंदर रहेगी। और दूसरा इसके अंदर आप तथ्य नोट कर सकते हो, कर्ण झील की आकृति वृत्ताकार है। कर्ण झील की आकृति वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ता आकार है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो कर्ण झील है इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? पर्यटन स्थल, तो मेरे प्यारे बच्चों 1972 के अंदर इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। और जो कर्ण झील है इस झील के किनारे दानवीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान किए थे। दानवीर कर्ण ने यहां कवच कुंडल दान किए थे। दानवीर कर्ण ने यहाँ कवच व कुंडल दान किए थे। कवच व कुंडल दान किए थे। और दानवीर कर्ण ने मेरे प्यारे बच्चों इस झील के किनारे क्या किए थे? अपने कवच और कुंडल जो है वो दान में दिए थे। इसीलिए इस झील का नाम पड़ा था कर्ण झील, और इस शहर का, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा था करनाले, जिसको धान का कटोरा बोलते हैं, करनाल। तो दानवीर कर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दानी बताया गया था। दादा लक्ष्मी चंद का एक बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग आता है, कभी फुर्सत मिले तो जब जरूर सुनना, कि वेद शास्त्र चाहे ढूंढ लिए पर ओम बराबर ना कोन्या, शरमण जैसा पूत कोन्या और कौशल्या जैसी माँ कोन्या। अपने सांग के अंदर दादा लक्ष्मी चंद लिखता है
दादा लक्ष्मीचंद ने लिखा था कि नारद जितना ज्ञान नहीं, रावण जितना अभिमान नहीं, दयानंद जितना इस दुनिया में वेदों का विद्वान नहीं, कर्ण जितना धनवान नहीं। दादा लक्ष्मीचंद ये बात लिखता है अपने सांग के अंदर कि नारद जितना ज्ञान नहीं, रावण जितना अभिमान नहीं, कर्ण जितना धनवान नहीं, दयानंद जितना इस दुनिया में वेदों के विद्वान नहीं। फिर एक कली के अंदर बहुत प्रसिद्ध बात लिखता है, वो लिखता है कि भीम बलि जैसी भुजा नहीं, अंगद जैसा पाँव नहीं, दुर्योधन जैसी ना नहीं, राजा हरिश्चंद्र जैसी हाँ नहीं, और दादा लक्ष्मणचंद जैसा गा नहीं। बहुत प्रसिद्ध शान लिखा था मेरे प्यारे बच्चों। खादी जैसा भेष नहीं, भारत जैसा देश नहीं, छाती के में जो घा कर जे ऐसे बोल बराबर ठेस नहीं, गंगा जैसा नीर नहीं, अर्जुन जैसा तीर नहीं, लक्ष्मण जैसा वीर नहीं। बहुत फेमस कली लिखा था दादा लक्ष्मणचंद ने, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। तो कहते हैं कि दानवीर कर्ण जो है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध दानी था, और इस कर्ण झील को जो है मेरे प्यारे बच्चों चक्रवर्ती झील कहा जाता है। इसे चक्रवर्ती झील कहा जाता है, चक्रवर्ती झील कहा जाता है, कहा जाता है। हरियाणा के अंदर एक राज्यपाल आए थे जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे, जिसका नाम था वीएन चक्रवर्ती। उनके नाम पे इसका नाम पड़ा चक्रवर्ती, तो इसे चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखना मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला डिस्ट्रिक्ट, और अगला डिस्ट्रिक्ट आप नोट करोगे पानीपत। कौन सा हो जाएगा? पानीपत। पानीपत बहुत फेमस जगह है ये पानीपत, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, नोट कर दिया। फेमस क्यों? क्योंकि पानीपत अपनी 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्यारे बच्चों जाना जाता है। 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां होने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि पानीपत जो है वो किसका द्वार था? दिल्ली का। अब पानीपत से एक प्रसिद्ध उर्दू कवि विजिट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको ब्रिटिश सरकार ने शमसूल उलमा की उपाधि दी थी। उनका नाम था अल्ताफ हुसैन हाली, और उनके नाम पे एक झील का निर्माण करवाया गया है जिसका नाम है मेरे दोस्त हाली झील। इनके याद में उर्दू क्षेत्र में हरियाणा में सबसे बड़ा पुरस्कार हाली पुरस्कार दिया जाता है। तो हाली पुरस्कार उर्दू क्षेत्र में दिया जाता है, और अल्ताफ हुसैन हाली की याद में पानीपत में किस झील का निर्माण करवाया गया है? हाली झील, ठीक है। आगे लिखना मेरे लाडले बच्चों, सोनीपत, जो हरियाणा की गोल्डन सिटी आती है, स्वर्ण नगरी आती है, जिसको सोनप्रस्थ नाम से पुकारा गया था। इस सोनीपत के अंदर मेरे प्यारी बच्चों आपको नोट करना है डाबड़ा झील। कौन सी नोट करोगे? तो सोनीपत के अंदर लिखना मेरे दोस्त डाबड़ा झील, डाबड़ा झील। और डाबड़ा झील है मेरे लाडले बच्चों सोनीपत के अंदर हो जाएगी। सोनीपत के अंदर गुरुजी कौन सी जगह हो जाएगी? तो ये मेरे दोस्त मुरथल के अंदर हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? मुरथल के अंदर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी झील और आती है पलवल के अंदर, जो वर्तमान के अंदर तो सूख चुकी है, जिसको मृत प्राय घोषित कर दिया गया है। उसका नाम रहेगा डबचिक। तो अगला डिस्ट्रिक्ट लिखना मेरे दोस्त पलवल, और पलवल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो झील है उसका नाम आता है डबचिक। डबचिक झील कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त? डबचिक झील। और डबचिक झील जो है वो कहाँ हो जाएगी? डबचिक झील हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों पलवल के अंदर, पलवल के अंदर, ठीक है। और डबचिक झील जो है मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर इसमें पानी सूख चुका है, तो इसको क्या घोषित कर दिया गया है? मृत प्राय घोषित कर दिया गया है, ठीक है। पलवल के उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऊपर के थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट बच गया था शहीदों का शहर झज्जर, शहीदों का शहर झज्जर। और झज्जर में मेरे दोस्त आपको लिखना क्या है? तो झज्जर में सबसे पहला नोट करना बिंडाबास झील। झज्जर में मेरे लाडले बच्चों नोट करना बिंडाबास झील। पहले लिखना बिंडाबास झील। बिंडाबास झील।
और भिंडावास झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे हो जाएगी गुरुजी? झज्जर में हो जाएगी, झज्जर में। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों लिखना क्या है आपको, जो भिंडावास झील है यह हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील है, आर्द्र भूमि झील है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी? गुरुजी भिंडावास झील हो जाएगी। इसके बारे में दूसरा तथ्य मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है, यह हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि और सबसे सुंदर झील भी मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी? गुरुजी भिंडावास झील हो जाएगी। और भिंडावास झील जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह हरियाणा की जो है सबसे सुंदर के साथ साथ इसके अंदर आपको तीसरा फैक्ट लिखना है, इसे टापुओं वाली झील कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टापुओं वाली झील कहा जाता है, टापुओं वाली झील कहा जाता है। और भिंडावास झील जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह पक्षियों के लिए बहुत फेमस आती है, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो आपके है जलीय पक्षी वगैरह रहेंगे। और भिंडावास झील जो है इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है, इसे 2021 में 2021 में आर्द्र भूमि का दर्जा मिला था। आर्द्र भूमि का दर्जा मिला था, आर्द्र भूमि का दर्जा मिला था। मेरे दोस्त आर्द्र भूमि का दर्जा का मतलब क्या हो गया? ये घटना जिक्र हम करें मेरे प्यारे बच्चों तो 1971 की घटना रहेगी। और 1971 की घटना का मतलब है मेरे दोस्त, एक जगह है ईरान के अंदर जिसका नाम है रामसर, ठीक है। उस रामसर के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया था, उस सम्मेलन को नाम दिया गया था रामसर सम्मेलन। और रामसर सम्मेलन मेरे दोस्त कौन से देश के अंदर आगाज हुआ था? ईरान के अंदर। ईरान देश के अंदर एक शहर आता है रामसर, उस रामसर के अंदर एक कन्वेंशन बुलाया गया था जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन, या आप कह सकते हो रामसर सम्मेलन, ठीक है, रामसर सम्मेलन। रामसर कन्वेंशन और रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन जो है मेरे दोस्त, इनके बारे में सबसे पहला 2-3 तथ्य आपको बता देता हूं, बस ज्यादा तो नहीं है, वैसे मैंने ज्यादा सारा बता रखा है आपको, एक क्लास के अंदर ऑलरेडी बता दिया था मेरे प्यारे बच्चों, या फिर बाद में कभी एनवायरनमेंट पढ़ेंगे फिर वहां पे डिटेल जान लेंगे। पहले इसके बारे में 2-3 फैक्ट लिख लेना। इसका आयोजन, इसका आयोजन, और इसका आयोजन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को इस सम्मेलन का आगाज जो हुआ था वो हुआ था ईरान देश के अंदर है, ईरान के अंदर, ठीक है। इस सम्मेलन का आगाज जब 2 फरवरी 1971 को हुआ तो 2 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मेरे दोस्त, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसको इंग्लिश में भी आप लिख लेना। इंग्लिश में क्या लिखोगे मेरे दोस्त? लिखना आप वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है मेरे प्यारे बच्चों, कब मनाया जाता है गुरुजी? 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। टोटल मेरे प्यारे बच्चों इंडिया के अंदर जो रामसर स्थल आते हैं प्रेजेंट के अंदर 91 रामसर स्थल आते हैं। उन 91 रामसर स्थल में से हरियाणा के अंदर आते हैं 2, एक भिंडावास झज्जर के अंदर आता है, एक गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर आता है, ठीक है। और भिंडावास के बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको इसके अंदर लिखना है खापरवास झील, झज्जर के अंदर है।
तो झज्जर में आगे नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, खापरवास झील। बिंडावास और खापरवास दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएंगे गुरुजी? झज्जर में हो जाएंगे। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य भी झज्जर में है दोनों के दोनों। आगे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? झज्जर के बाद जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा अगला फरीदाबाद है। कौन सा आएगा अगला गुरुजी? हमारा आएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद तो अगला लिखना मेरे प्यारे बच्चों फरीदाबाद। और फरीदाबाद में सबसे पहले क्या लिखोगे आप? फरीदाबाद में सबसे पहले लिखोगे आप धोज झील। धोज झील फरीदाबाद के अंदर मेरे प्यारे बच्चों दूसरी झील आप लिखोगे बड़वाड़ी झील। बड़वाड़ी और बड़वाड़ी झील जो है प्यारी बच्चों ये रहेगी हमारी फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर। और बड़वाड़ी झील जो है इसको मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है फुनी झील। तो बड़वाड़ी झील को किस नाम से जाना जाता है? फुनी झील के नाम से जाना जाता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों इसी के अंदर फरीदाबाद के अंदर आप नोट करोगे निहारिका झील। कौन सी हो जाएगी? निहारिका झील। निहारिका झील। चौथी मेरे प्यारे बच्चों इसी फरीदाबाद के अंदर आप नोट करोगे बड़खल झील। कौन सी हो जाएगी? बड़खल झील। और बड़खल झील जो है प्यारे बच्चों ये हमारी कहाँ पे रहेगी गुरुजी? फरीदाबाद के अंदर रहेगी। बड़खल झील के बारे में एक फैक्ट आपको और नोट करना है। जो बड़खल झील है मेरे प्यारे बच्चों इसका निर्माण 1947 में करवाया गया था। 1947 में क्यों करवाया गया था गुरुजी? तो बै से प्यारे बच्चों बनता है बड़खल और बै से बनता है बाढ़। तो बाढ़ की समस्या से लिखना मेरे प्यारे बच्चों 1947 में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 1947 में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये जो बड़खल शब्द नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये एक फारसी भाषा का शब्द है। गजेटियर के अनुसार ये फारसी भाषा का शब्द है। वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बेदखल। बेदखल या आप कह सकते हो शांत। बेदखल आप क्या कह सकते हो? शांत कह सकते हो। इसी के पास मेरे प्यारे बच्चों जो बसंत ऋतु आती है, कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु में यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। और लोग जब घूमने जाते हैं तो गुरुजी यहाँ पर कौन सा शो देखने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो शो होता है उसका नाम रहेगा फ्लावर शो। बसंत ऋतु के दौरान यहाँ पर कौन से शो का आगाज होता है प्यारे बच्चों? वो शो होता है फ्लावर शो। ठीक है, यहाँ पर फूलों का शो होता है, फ्लावर शो होता है। बढ़िया बढ़िया फूल वगैरह आदान प्रदान करते हैं लोग आपस में जो है। तो बसंत ऋतु के दौरान जो है इसका क्या किया जाता है? फ्लावर शो का आयोजन होता है। फ्लावर शो का आयोजन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी फरीदाबाद को आगे बढ़ाते हुए आपको अगला जो लिखना है वो लिखना है नेक्स्ट सूरजकुंड झील। कौन सा लिखोगे? सूरजकुंड झील। तो लिखना मेरे लाडले बच्चों अगला सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील। और सूरजकुंड झील कहाँ पे रहेगी गुरुजी? ये रहेगी हमारी फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर। पहला तथ्य लिखना मेरे प्यारे बच्चों सूरजकुंड झील का निर्माण। गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत फेमस झील है ये सूरजकुंड झील जो है। सूरजकुंड झील कहाँ पे हो जाएगी प्यारे बच्चों? फरीदाबाद में हो जाएगी। और इस झील का निर्माण करवाया था 10वीं सदी में। 10वीं सदी में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जो है मेरे प्यारे बच्चों 10वीं सदी में इस झील का निर्माण करवाया था
10वीं सदी में तोमर वंश के शासक, तोमर वंश के शासक, तोमर वंश जो है राजपूत राजा जो थे तोमर वंश, अनंगपाल प्रथम ने इस वंश की नींव डाली थी। और इस वंश का जो आगे जाकर व्यक्ति जो आता है, जो राजा आता है फेमस, उसका नाम था अनंगपाल द्वितीय, या मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो सूरजपाल। सूरजपाल ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर सूरजपाल ऑप्शन में नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है अनंगपाल द्वितीय। तोमर वंश के शासक सूरजपाल या अनंगपाल द्वितीय ने करवाया, अनंगपाल द्वितीय ने करवाया। और मेरे प्यारे बच्चों जो तोमर वंश था, तोमर वंश के शासक किसको सबसे ज्यादा मानते थे गुरुजी? सूर्य भगवान को मानते थे। तो लिखना तोमर वंश के शासक है, तोमर वंश के शासक है सूर्य देव के पुजारी थे। तोमर वंश के शासक है सूर्य देव की पुजारी थे। वो मेरे दोस्त है, ये सबसे ज्यादा किसको मानते थे? सूर्य भगवान को मानते थे। इसीलिए इस झील की आकृति कैसी रहेगी? तो मेरे लाडले बच्चों नोट करना, इस झील की आकृति रहेगी उगते सूर्य जैसी। कैसे हो जाएगी? उगते सूर्य जैसी हो जाएगी। मेरे दोस्त सूरजकुंड झील जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होएगा? उगते सूर्य जैसा। क्यों होएगा? क्योंकि तोमर वंश के शासक किसको मानते थे? सूर्य भगवान को मानते थे। अगली लाइन में मेरे प्यारे बच्चों नोट क्या करोगे? इस झील के अंदर जो है एक मेला लगता है, और मेला मेरे प्यारे बच्चों जो लगता है पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। जो मेला लगता है वो लगता है फरवरी माह में। कब लगता है? फरवरी माह में लगता है। मेरे प्यारे बच्चों जब हमारा बजट पारित हुआ था तब इसके अंदर ये प्रोसेस रखा गया था। 2025 के अंदर जब बजट पारित हुआ तो उसमें ये था कि अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सूरजकुंड मेले का आयोजन जो है साल में कितनी बार होगा? 2 बार। तब से पहले जितनी भी बार हुआ है तो एक ही बार हुआ है। किस माह में होता है? फरवरी माह के अंदर होता है। एक बार नहीं हुआ था, बाकी लगातार होता है हर साल। कोरोना काल के अंदर नहीं हुआ था एक बार 2021 में। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट क्या करना है? आपको हेडिंग बनानी है सूरजकुंड मेला। क्या हेडिंग बनाओगी? आप हेडिंग बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों सूरजकुंड मेला। क्या लिखोगे? सूरजकुंड मेला। और सूरजकुंड मेला जो है ये हेडिंग बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला तथ्य लिखोगे आप। पहला फैक्ट, पहला फैक्ट लिखना इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों जिला स्तर पर शुरुआत है। जिला स्तर पर शुरुआत है, यानी इसकी शुरुआत किस वर्ष होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शुरुआत होती है। तो पहली बार मेरे प्यारे बच्चों जिला स्तर पर शुरुआत हुई थी 1987 के अंदर। किस वर्ष हुई थी? 1987 के अंदर। वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर राज्य स्तर पर मेरे प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत होती है इसके 1 साल बाद। राज्य स्तर पर शुरुआत होती है 1988 में। कब होती है? 1988 के अंदर। तीसरा फैक्ट लिखना मेरे प्यारे बच्चों सूरजकुंड मेले में पहली बार सहयोगी राज्य कौन बना था? पहली बार सहयोगी राज्य, जो पहली बार सहयोगी राज्य बना, इसको मेरे प्यारे बच्चों या तो लिख सकता है पहली बार सहयोगी राज्य, या फिर एग्जामिनर लिख सकता है पहली बार थीम स्टेट, थीम स्टेट सहयोगी राज्य। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बार सहयोगी राज्य बना था 1989 के अंदर। इसके 2 साल बाद है मेला लगा। पहली बार 1987 में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल पे लगा 1988 के अंदर। पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने वाला 1989 में हमारा स्टेट रहेगा राजस्थान, जिसके साथ
हरियाणा की सबसे लंबी 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। तो मेरे दोस्त, पहली बार राजस्थान इसमें पार्टिसिपेट किया था गुरुजी, कब किया था? 1989 के अंदर किया था लाडले बच्चों। ठीक है, आगे लिखना मेरे डियर स्टूडेंट, अगला फैक्ट लिखिए उसके बाद। सूरजकुंड मेला जो है, इनके बारे में लिखना, पहली बार सहयोगी देश, पहली बार सहयोगी देश। इसमें पहले तो जब शुरुआत होती है तो इसमें किसी डिस्ट्रिक्ट को, मतलब स्टेट को, किसी को पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। जब 1989 का दौर आया तब राजस्थान को बुलाया गया, मतलब देश भी राज्य को बुलाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके चीफ गेस्ट होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके मुख्य मुख्य जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे जनता के सामने, ताकि हमारी संस्कृति जो है वो बची रहे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ था, 1989 के अंदर तो शुरुआत हो रही थी। फिर जब 2009 का दौर आया तब ये दोस्तों इसमें ये प्रोसेस किया गया था, क्यों ना हम किसी देश को भी पार्टिसिपेट करते हैं, उस देश को बुलाएंगे, उस देश के सामने हमारी कला संस्कृति जो है प्रस्तुत करेंगे। तो पहली बार मेरे प्यारे बच्चों सहयोगी देश बना था 2009 में। तो 2009 में सहयोगी देश बना था मिस्र। मिस्र कौन बना था? मिस्र। और मिस्र को ही मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है इजिप्ट। तो पहली बार सहयोगी देश बना था मिस्र। और अगला लिखना मेरे प्यारे बच्चों, सूरजकुंड मेला जो है इसको अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला? अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा, अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा, या तो एग्जामिनर लिख सकता है इसको अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला, या मेरे प्यारे बच्चों जैसे हरियाणा के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोन्नत कब किया गया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोन्नत कब किया गया? प्रोन्नत का मतलब होता है अत्यधिक भीड़। तो मेरे प्यारे बच्चों को आपको आंसर देना है 2013। किस वर्ष रहेगा? 2013 के अंदर। अगला लिखना मेरे प्यारे बच्चों, सूरजकुंड मेला जो है वो कैशलेस कब बना? कैशलेस कब बना? कैशलेस कब बना? तो प्यारे बच्चों भारत में 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी हुई थी तो पैसा का लेन देन जब बंद हो गया था, तो पूरी की पूरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हुई थी वो 2017 के अंदर हुई थी इस मेले के अंदर। तो कैशलेस बना, और कैशलेस का मतलब हो गया इस प्यारे बच्चों नगद विहीन। कैशलेस बना या नगद विहीन बना मेरे दोस्त? नगद विहीन या कैशलेस बना था 2017 के अंदर, 2017 के अंदर। ठीक है, सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ कब नहीं? हुआ कब नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों इस मेले का आयोजन हुआ कब नहीं, किस वर्ष नहीं हुआ था इस मेले का आयोजन मेरे प्यारे बच्चों? 2021 में नहीं हुआ था, कोरोना काल के अंदर इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था। ठीक है, इतने सारे फैक्टर आपको सूरजकुंड मेले के बारे में नोट करना है मेरे लाडले बच्चों। आपको इसी के अंदर अगला फैक्ट एक और नोट करना है। सूरजकुंड मेले जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है कारीगरों का कुंभ। कारीगरों का कुंभ बोला जाता है, या तो कारीगरों का कुंभ पूछ सकता है, या प्यारे बच्चों इसमें पूछा जा सकता है हथकरघों का कुंभ। क्या पूछा जा सकता है? हथकरघों का कुंभ। ठीक है, कारीगरों का कुंभ या हथकरघों का कुंभ। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था शिल्पकारों का कुंभ, शिल्पकारों का कुंभ। तो कारीगरों का कुंभ, हथकरघों का कुंभ या शिल्पकारों का कुंभ मेरे प्यारे बच्चों किसको बोला जाता है? सूरजकुंड मेले को बोला जाता है। कर लो इतने सारे क्वेश्चन याद। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या नोट करना आपको वो देखो। अगला क्वेश्चन लिखना मेरे लाडले बच्चों आप, ये सारा हमारा हो गया है, ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना क्या है, देखो आप आगे लिखिए प्यारे बच्चों इसी के अंदर। अगला डिस्ट्रिक्ट लिखिए गुरुग्राम। कौन सा लिखोगे? गुरुग्राम।
तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों गुरुग्राम। मेरे दोस्त अगला डिस्ट्रिक्ट आप लिखोगे गुरुग्राम। गुरुजी लिख दिया गुरुग्राम। चलो फिर लिख दिया है तो देखो प्यारे बच्चों, गुरुग्राम के अंदर आपको क्या लिखना है। सबसे पहला लिखना आप गुरुग्राम के अंदर पहले नंबर पे तथ्य लिखना, दमदमा झील। दमदमा झील, और दमदमा झील है मेरे प्यारे बच्चों, ये हरियाणा के अंदर कहाँ हो जाएगी, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर हो जाएगी, गुरुग्राम के अंदर। कहाँ हो जाएगी, दमदमा झील मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी गुरुग्राम में। दूसरा तथ्य क्या लिखे गुरुजी, दूसरा इसी के अंदर आपको फैक्ट नोट करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस झील की आकृति, इस झील की आकृति फिक्स नहीं है। जैसे अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसका आकार फिक्स नहीं है, वैसे ही दमदमा झील का आकार फिक्स नहीं है। ठीक है, हाँ इसका एरिया जरूर लिख सकते हो आप, क्षेत्रफल, एरिया या क्षेत्रफल। मेरे दोस्त यह हरियाणा के अंदर लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में, 3000 एकड़ में फैली हुई है। और 3000 एकड़ में फैली हुई के होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी रहेगी, दमदमा। तो लिखना प्यारे बच्चों, यह हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी, दमदमा झील हो जाएगी। ठीक है, 3000 एकड़ में फैली। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट क्या करना है, देखो आप सेकंड आप झील जो नोट करोगे उसका नाम रहेगा खलीलपुर झील। कौन सी रहेगी, खलीलपुर झील। और खलीलपुर झील भी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे हो जाएगी गुरुजी, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। कहाँ रहेगी, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मैंने ऊपर ही लिख रखा है, पजल मत होना प्यारे बच्चों कहीं भी, फिर भी आप कहोगे तो मैं सामने लिख देता हूँ, खलीलपुर झील मेरे प्यारे बच्चों गुरुग्राम के अंदर। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने आपको सबके। उसके बाद लिखना है आपको इसी के अंदर मेरे दोस्त सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील, और सुल्तानपुर झील मेरे प्यारे बच्चों ये भी कहाँ हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर झील कहाँ हो जाएगी प्यारे बच्चों, गुरुजी गुरुग्राम में हो जाएगी, गुरुग्राम के अंदर। क्या लिखोगे, सुल्तानपुर झील बहुत फेमस झील है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी फेमस झील है। तो लिखना इसके अंदर मेरे दोस्त सुल्तानपुर झील जो है यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी का मतलब हो गया देश, दोस्त वो अपने देश के तो नहीं है, तो फिर कहां से आते हैं, साइबेरियन देश से आते हैं। तो साइबेरियन सार्स में फेमस आता है। ठीक है, इसी के अंदर आपको नोट करना है सुल्तानपुर झील जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको 2021 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। रामसर स्थल में शामिल किया गया था। रामसर स्थल का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर्द्र भूमि को बढ़ावा देने के लिए 1971 में ईरान के शहर में जिस सम्मेलन का आगाज होता है उसी को रामसर बोलते हैं। तो रामसर साइड में या इसको आर्द्र भूमि का दर्जा पूछे किस वर्ष दिया गया था, 2021 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, इतना सारा फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है। अब इतना सारा फैक्ट लिखने के बाद है इसी गुरुग्राम के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है सबसे इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। लिखना मेरे लाडले बच्चों आप आगे, सोना झील।
सोहना झील। और सोहना झील भी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएगी गुरुजी? गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। कहाँ रहेगी? गुरुग्राम। गुरुग्राम। इस सोहना झील के अंदर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला फैक्ट नोट करना, सोहना जो है, इस सोहना को बसाया था राजपूत राजा ने। राजपूत राजा। और राजपूत राजा जो था उसका नाम था सावन सिंह। क्या लिखोगे? राजपूत राजा सावन सिंह ने बसाया था। राजपूत राजा सावन सिंह ने बसाया था। तो सोहना को मेरे प्यारे बच्चों राजपूत राजा सावन सिंह ने बसाया था। उसके बाद इसी के अंदर आपको नोट करना है, सोहना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिखना मेरे दोस्त, सोहना गर्म पानी की कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी की कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। सोहना मेरे प्यारे बच्चों गर्म पानी के कुंडों के लिए क्या आ जाएगा आपका? फेमस आ जाएगा। ये जो गर्म पानी के कुंड है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है आपका? तो इसमें पाया जाता है सल्फर। इसमें सल्फर पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है सल्फर। और सल्फर को ही प्यारे बच्चों बोला जाता है गंधक। इसमें सल्फर या गंधक पाया जाता है। तो सल्फर या गंधक पाया जाता है। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर इसमें कोई स्नान कर ले तो चर्म रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस झील में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सोना। देखना मेरे दोस्त, इसमें स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। इसमें स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। तो सोना के अंदर जो है मेरे दोस्त, स्नान करने से क्या होता है? चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, आगे लिखना मेरे लाडले बच्चों, यहाँ शिव मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर है। जो सोना है, सोना के बिल्कुल जस्ट पास ही, जहां पर सोहना झील है, इसके बिल्कुल पास ही एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर का नाम है शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर जो है मेरे लाडले बच्चों, इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा लखी शाह बंजारा ने। तो क्या लिखोगे? इस शिव मंदिर का निर्माण बाबा लखी शाह बंजारा ने करवाया। किसने करवाया? बाबा लखी शाह बंजारा ने करवाया। लखी शाह बंजारा ने करवाया। इसका निर्माण करवाया था बाबा लखी शाह बंजारा ने। गुरुजी क्यों प्रसिद्ध है ये शिव मंदिर? शिव मंदिर मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष लगता है एक मेला। तो प्रति वर्ष किस माह में मेला लगता है? वो लगता है मेरे लाडले बच्चों नवंबर माह में। ठीक है, नवंबर माह में। तो प्रति वर्ष नवंबर माह में यहाँ गंगा स्नान मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? गंगा स्नान मेला। मेरे लाडले बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की किस स्थान पर गंगा स्नान मेला लगता है, तो आपको आंसर दे के आना है सोहना झील के पास। ठीक है, गुरुग्राम। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने समझा ना सोहना के बारे में, तो सोहना के बारे में, सोहना में आप ऑलरेडी आप सभी को पता है, सोहना के अंदर जो है एक रैली का आयोजन होता है जिसका नाम है विंटेज कार रैली। तो क्या हेडिंग बनाओगे? अगली हेडिंग बनाना मेरे लाडले बच्चों आप, विंटेज कार रैली। विंटेज कार रैली। और विंटेज कार रैली जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो है दो जगह निकलती है। दो जगह विंटेज कार रैली का आयोजन एक तो होता है अपने हरियाणा के अंदर। गुरुजी हरियाणा में कहाँ होता है? हरियाणा में होता है गुरुग्राम के अंदर।
और गुरुग्राम के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इस रैली का आयोजन होता है सोना के अंदर। एक दूसरी जगह जो मेरे प्यारे बच्चों वो हमारी रहेगी पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल में मेरे लाडले बच्चों जगह का नाम आता है कोलकाता। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। तो एक तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता, एक लिखना सोना। जो सोना है मेरे प्यारे बच्चों, इस सोना के अंदर या तो आप आयोजन लिख लो, अगर आप आयोजन से पजल हो रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों इतना लिख लेना आप, इसकी शुरुआत है। यानी सोहना में विंटेज का रैली की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? मेरे लाडले बच्चों, गुरुग्राम के अंदर एक रैली की शुरुआत होती है जिसका नाम था विंटेज कार रैली। यानी जो पुराने मॉडल की कारें होती है वो ऐसे लाइन में चलती है, जिससे पर्यटक क्या होते हैं, उत्सुक हो जाते हैं उसको देखने के लिए। यानी पर्यटकों को लुभाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए ऐसे दिल्ली से एक रैली निकलती है जिसका नाम है विंटेज कार रैली। एक बार हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोहना कार रैली जो है वो कहाँ से निकलती है। जो हमारे गुरुग्राम के अंदर जो रैली निकलती है ना, इसको विंटेज कार रैली और सोहना कार रैली दोनों नाम से पुकारते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, पूछे आपसे कि सोहना कार रैली जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1964। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है इसका आयोजन, इसका आयोजन। तो इसका आयोजन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है फरवरी माह में। फरवरी माह में सूरजकुंड मेला लगता है। फरवरी माह के अंदर ही विंटेज कार रैली का आयोजन होता है। कोलकाता जो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में सबसे पहला आपको नोट करना है इसकी शुरुआत। कोलकाता में विंटेज कार रैली की शुरुआत, सोना कार रैली की शुरुआत के 4 साल बाद है, 1968 में इनकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1968। लेकिन इसमें आपको एक फैक्ट लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन जो होता है ना वो होता है जनवरी माह में। और जनवरी माह में मेरे प्यारे बच्चों इस रैली का आयोजन जो होता है वो होता है दूसरे रविवार को। कब होता है? जनवरी माह में दूसरे रविवार को। यानी जनवरी माह का जो सेकंड संडे आता है उस दिन 1968 से लगातार इसकी शुरुआत हो रही है। तो दोनों फैक्ट याद रहेंगे। सोना कार रैली या विंटेज कार रैली की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? ध्यान रखना। कितनी जगह रहेगा? 2 जगह। एक तो हमारी जगह रहेगी सोना और दूसरी कौन सी हो जाएगी? हमारी कोलकाता हो जाएगी। सोना में इस विंटेज कार रैली की शुरुआत आंसर दे देना 1964, कोलकाता में प्यारे बच्चों 1968। सोना में इसकी शुरुआत 1964 में हुई, तो आयोजन होता है फरवरी माह में, कोलकाता में होता है जनवरी माह के अंदर। एक फैक्ट वो लिखना मेरे प्यारे बच्चों इसी के अंदर, सोहना कार रैली दिल्ली से निकलती है। सोहना कार रैली दिल्ली से निकलती है। सोहना कार रैली कहां से निकलती है प्यारे बच्चों? दिल्ली से। सोहना कार रैली दिल्ली से निकलती है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद इसी के अंदर आपको नोट करना है सोहना कार रैली। सोहना कार रैली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। सोहना कार रैली स्वर्ण जयंती, सोहना कार रैली स्वर्ण जयंती। और स्वर्ण जयंती को ही इंग्लिश में बोला जाता है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली। तो सोहना कार रैली स्वर्ण जयंती मनाई गई, इस तरीके से लिख लेना आप। हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोहना कार रैली जो है उसकी स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई थी। प्यारे बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए स्वर्ण जयंती जो है कितने साल बाद मनाई जाती है। या मैं लिख दूं इसके अंदर जो है, किसी चीज की स्थापना के अगर 50 साल पूरे हो जाए, कितने वर्ष पूरे हो जाए? 50 वर्ष पूरे हो जाए, तब कौन सी जुबली बनाई जाती है? गोल्डन जुबली। कौन सी जयंती हो जाएगी? स्वर्ण जयंती। जैसे आप अपनी बर्बादी के बाद, यानी शादी के बाद, बर्बादी मत सोचना वरना कहीं गुस्से हो जाएंगे। यानी अपनी शादी के 1 साल बाद
आप एनिवर्सरी बनाते हो, वैसे ही किसी चीज की स्थापना की 50 साल बाद जिस जयंती का आगाज होता है उसी को तो बोला जाता है स्वर्ण जयंती। तो देखो आप, शुरुआत 1964 में, इसमें 50 जोड़ोगे इतना बनेगा 2014। तो लिखना मेरे लाडले बच्चों, यह आपकी मनाई गई थी 2014 के अंदर। किस वर्ष रहेगी? 2014 के अंदर। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने इतने सारे फैक्ट नोट कर लिए हैं तो आगे लिखना फिर उसके बाद खलीलपुर झील, दमदमा झील, सोना झील, हाँ ठीक है, हो गया। इसमें एक और लिखना आप, जो मारा था ना सोना का किला, इसमें लिखना मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था मेरे प्यारे बच्चों 1975, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगवाया था 1975 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मुरारजी देसाई में, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी, फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनसे कहकर इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगवाई थी तब भारत के लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। तब यहाँ दो व्यक्तियों को नजरबंद करके रखा गया था, एक हमारे थे मुरारजी देसाई, और मुरारजी देसाई के साथ दूसरे हमारे किसान नेता, किसानों के मसीहा थे चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। दोनों हस्तियां मान थी। देखो, मुरारजी देसाई व चौधरी देवीलाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मुरारजी देसाई व चौधरी देवीलाल को सोहना के किले में, सोहना के किले में नजरबंद किया गया, नजरबंद किया गया था। ठीक है, नजरबंद किया गया। नजरबंद का मतलब उनके ऊपर एनी टाइम क्या रखना, नजर रखना। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या लिखना है आपको, देखो आप उसके बाद गुरुग्राम के बाद आप आगे लिखना नू। क्या लिखोगे? नू। नू लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, नू यानी मेवात के अंदर आप क्या लिखोगे? सबसे पहला आपको इसके अंदर नोट करना है, नू के अंदर चंदेली झील, चंदेली झील। और चंदेली झील है मेरे लाडले बच्चों, ये हमारी कहाँ पे हो जाएगी गुरुजी? हमारी मेवात यानी नू के अंदर हो जाएगी। चंदेली झील के बाद दूसरा आपको लिखना है संगेल, संगेल। या तो संगेल लिखो मेरे प्यारे बच्चों, और संगेल नहीं है ऑप्शन के अंदर, दूसरा आप लिख सकते हो उजीना झील, संगेल या उजीना झील। ये भी हमारी कहाँ हो जाएगी? नू के अंदर। तीसरी मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है कोटला झील, कोटला झील। और कोटला झील भी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे रहेगी? ये तीनों की तीनों हमारी रहेगी नू यानी मेवात के अंदर। जो कोटला झील है इनके बारे में बस आपको एक फैक्ट अलग लिखना है मेरे दोस्त। कोटला झील के बारे में नोट करना, इस झील का वर्णन बाबरनामा पुस्तक में मिलता है, इस झील का वर्णन बाबरनामा पुस्तक में मिलता है। या ऐसे लिख सकते हो बाबरनामा पुस्तक में वर्णन रहेगा। और बाबरनामा पुस्तक जो है मेरे लाडले बच्चों, यह लिखी किसने थी? यह लिखी थी बाबर ने। बाबर ने लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों। बाबर ने कौन सी भाषा में लिखी थी? तो यह लिखी थी तुर्की भाषा में। बाबर ने तुर्की भाषा में रचित की थी बाबरनामा पुस्तक, जिसमें हरियाणा की कौन सी झील का वर्णन रहेगा मेरे दोस्त? कौन सी आ जाएगी? हमारी कोटला झील आ जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक को, इस पोर्शन को मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, थोड़ा सा आगे की तरफ हम और बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़ाते हुए हम मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? तो नेक्स्ट आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर अगला लिखना इसके अंदर नेक्स्ट ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड झील।
और ब्लू बर्ड झील है मेरे प्यारे बच्चों, यह कहाँ पे हो जाएगी गुरुजी? यह हमारी हो जाएगी हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर। क्या लिखोगे दूसरा? जो ब्लू बर्ड झील है यह हरियाणा की सबसे छोटी झील है। हरियाणा की सबसे छोटी झील है। हरियाणा की सबसे छोटी झील कौन सी हो जाएगी? ब्लू बर्ड झील हो जाएगी। दूसरा लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड। और ब्लैक बर्ड मेरे प्यारे बच्चों कहाँ रहेगी? तो ब्लैक बर्ड रहेगी हमारी हांसी के अंदर। कहाँ हो जाएगी? हांसी के अंदर हो जाएगी। तो ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएगी? हमारी दोनों की दोनों हो जाएगी हिसार के अंदर। हांसी कहाँ रहेगा? 5 प्रवेश द्वारों का शहर रहेगा हिसार। एक आपको और नोट करना है, आमटी झील। हांसी का जिक्र ही हो रहा है तो दूसरी आप हांसी के अंदर और नोट करना, आमटी झील। और आमटी झील भी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे रहेगी? हमारी हांसी के अंदर रहेगी। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको नोट जो करना है वो करना है फतेहाबाद। और फतेहाबाद के अंदर झील आती है चिल्ली। तो चिल्ली झील लिखना प्यारे बच्चों फतेहाबाद। चिल्ली झील। चिल्ली झील के सामने आप क्या लिखोगे? चिल्ली झील के सामने मेरे लाडले बच्चों आप नोट करोगे फतेहाबाद है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट नोट करोगे? फतेहाबाद नोट करोगे। उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट कैथल। और कैथल के अंदर प्यारे बच्चों आपको नोट करना है विद्यार झील। विद्यार झील। विद्यार झील कहाँ लिखोगे? कैथल। कैथल। आगे लिखना आप रोहतक। और रोहतक में गुरुजी कौन सी झील आती है? लाडले बच्चों रोहतक में आती है तिलियार झील। तो तिलियार झील कहाँ रहेगी? हमारी रोहतक के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों ये आगे जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये जिले जो है यहाँ से सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब कुछ तो ये पूछ सकता है कि मैदानी भाग में कौन सी है, जैसे बीबीपुर जींद के अंदर आता है, तिलिया रोहतक के अंदर आता है, मैदानी भाग के अंदर ही आती है ये जिले। ठीक है, लिख लेना आप अगली जींद वाली। जींद में आपको लिखना है बीबीपुर झील। क्या लिखोगे? बीबीपुर झील। और बीबीपुर झील कहाँ हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये हो जाएगी जींद के अंदर। गुरुजी कैसे याद करें? देखो याद कैसे करोगे? जब आपकी बीबी मायके चली जाती है तो आपकी नींद पूरी हो जाती है। नींद से क्या हो जाएगा? जींद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है आपको? नेक्स्ट आपको नोट करना है उसके बाद कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में आपको नोट करना है ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील। और ब्रह्म सरोवर झील मेरे प्यारे बच्चों नोट करना कुरुक्षेत्र, थानेसर। ब्रह्म सरोवर झील। और ब्रह्म सरोवर झील के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहला फैक्ट जो लिखना है वो नोट करना, इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा खोदी झील माना जाता है। भगवान ब्रह्मा द्वारा खोदी झील माना जाता है। भगवान ब्रह्मा द्वारा खोदी झील माना जाता है। जो ब्रह्म सरोवर झील है मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि क्षीण सागर से जब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु की नाभि से जब कमल प्रकट हुआ, जहां कमल प्रकट हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, वो जगह कहलाई आपकी कमलनाथ तीर्थ। और कहते हैं उस कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म सरोवर झील के किनारे बैठकर इस सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि के रचयिता कौन रहेंगे? भगवान ब्रह्मा द्वारा। और यही कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने झील को खोदा। ठीक है, एक और लिखना आपको, एशिया का
चारों तरफ से बना पक्का सरोवर। एशिया का चारों तरफ से बना पक्का सरोवर। तो एशिया का चारों तरफ से बना पक्का सरोवर जो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ब्रह्म सरोवर। और इस ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों एक पुस्तक के अंदर रहेगा, जिसका नाम हमारा रहेगा किताब उल हिंद। तो लिखना किताब उल हिंद पुस्तक में इस झील का वर्णन है। किताबुल हिंद पुस्तक में इस झील का वर्णन है। क्या हो जाएगा, इस झील का वर्णन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये किताबुल हिंद पुस्तक जो लिखी थी, ये लिखी थी एल बिरूनी ने। किसने लिखी थी, तो लिखना मेरे दोस्त, किताबुल हिंद पुस्तक के रचयिता रहेंगे एल बिरूनी। एल बिरूनी। और एल बिरूनी मेरे प्यारे बच्चों महमूद गजनवी के शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में, महमूद गजनवी के शासन काल में। इस पुस्तक को किताबुल हिंद भी कहा जाता है, इसको तहकीक हिंद भी बोला जाता है। ठीक है, जो ब्रह्म सरोवर झील है मेरे प्यारे बच्चों, इसको संज्ञा दी गई है लघु रूप महासागर। तो लघु रूप महासागर के नाम से किसे जाना जाता है, तो लघु रूप महासागर कहा जाता है मेरे लाडले बच्चों ब्रह्म सरोवर झील को। ठीक है, ब्रह्म सरोवर जो कहाँ हो जाएगी, हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगी। बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध आती है। ठीक है, एक चीज और भी लिख लेना आप, जो ब्रह्म सरोवर झील है, इसको जल जो है वो कहां से मिलता है, इसकी रिकवरी निर्वाणा ब्रांच से इसकी निर्वाणा ब्रांच से इसकी जल आपूर्ति होती है। जल आपूर्ति होती है। ठीक है, निर्वाणा ब्रांच से इसकी क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। और ब्रह्म सरोवर झील के बाद मेरे लाडले बच्चों इसी कुरुक्षेत्र के अंदर आपको नोट करना है सन्निहित सरोवर झील। सन्निहित सरोवर। और सन्निहित सरोवर झील भी मेरे प्यारे बच्चों कहां पे हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। इसमें दूसरा तथ्य आप मेरे प्यारे बच्चों नोट कर सकते हो, जो सन्निहित सरोवर झील है, इसे किसका निवास माना जाता है, तो इसे माना जाता है भगवान विष्णु का। लिखना इसके अंदर, इसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। इसी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा फैक्ट आपको नोट करना है, इसे इसे 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है। 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है। तो 7 नदियों का मिलन स्थल भी मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, तो वो गुरुजी कहा जाता है सन्निहित सरोवर झील को। ठीक है, तीसरा तथ्य आपको नोट करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस झील में स्नान करने से, इस झील में स्नान करने से, इस झील में स्नान करने से भटकती व इस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्मा को, भटकती व दुखी आत्मा को शांति मिलती है। इस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है। आप में से अगर कोई दुखी आत्मा है, कोई भटकती आत्मा है, तो वो जा सकता है, जाके सन्निहित सरोवर झील में छलांग लगा के आ सकता है।
इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप दुखी आत्मा हो तो आपको शांति मिल जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भूत प्रेत से परेशान है, जैसे रात को कई बार जो है लड़कियां कह देती है कि हमें जो है परछाई दिखाई देती है, चूड़ियों की आवाज आती है, छण छण की आवाज आती है, पजेब की आवाज आती है। इस प्रकार की अगर कोई समस्या है, कोई भूत प्रेत से अगर पीड़ित है, तो वो यहाँ पर जाकर स्नान कर ले तो माना जाता है कि इससे उसको मुक्ति मिल जाती है बस। ठीक है, तो मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आज की वीडियो आपको लगी कैसी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों आप शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।